हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न विद आईएलएम यानी सीखे आईएलएम के साथ। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको आज का लेक्चर का टाइटल दिख गया होगा, आज का लेक्चर जो हमारा है वो सॉलिड स्टेट का पार्ट 9 है। हम ऑलरेडी पार्ट 8 बना चुके हैं और हम सॉल्यूशन भी पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने रिमेनिंग पार्ट्स नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन प्रेस करके आप वो देख सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी उनको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको सारे लेक्चर्स का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। तो आपका हमारा टॉपिक दिख रहा होगा सामने। आज का हमारा टॉपिक है वो है डिफेक्ट्स इन सॉलिड, यानी कि ठोस में अपूर्णता, दोष या त्रुटि। तीनों नाम हिंदी में इसके चलेंगे, इंग्लिश में इसका एक ही नाम है डिफेक्ट्स इन सॉलिड। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये आरबीएससी, सीबीएसई, कोई भी स्टेट बोर्ड आप उठा के देख लो 12th क्लास के अंदर, तो ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल बोर्ड के अंदर से इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब हर बोर्ड का ये फेवरेट टॉपिक है। तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ईजी है, ज्यादा आपको दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बस एक बार कंसेप्ट समझते जाओगे आप तो हो जाएगा। थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है पूरा। तो टॉपिक क्या है हमारा, डिफेक्ट्स इन सॉलिड यानी कि अपूर्णता। अब आप अपूर्णता के बारे में जानते हैं, डिफेक्ट के बारे में जानते हैं। डिफेक्ट से पता ही चल रहा होगा कि ठोस में कुछ ना कुछ क्या है, कमी, यानी सॉलिड में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी, कुछ ना कुछ कमी आपके पास में आने वाली है। अब डिफेक्ट्स का मीनिंग समझने से पहले हम बात करते हैं सॉलिड्स के बारे में। हमने जब हमने चैप्टर किया था तब हमने बात की थी कि सॉलिड्स के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, अवयवी कण होते हैं, वो सुव्यवस्थित यानी वेल अरेंज होते हैं, सिस्टमैटिक मैनर में, सिस्टमैटिक पैटर्न में क्या होते हैं, वो अरेंज होते हैं। जैसे एग्जांपल साइड में आपको दिख रहा है ए बी ए बी ए। एक हमने सॉलिड का एग्जांपल ले लिया और वहां पर कांस्टेंट पार्टिकल यानी अवयवी कण कौन है, ए बी है। और उनका देखो अरेंजमेंट आपको क्या दिख रहा है, एकदम प्रॉपर अरेंजमेंट दिख रहा है, अल्टरनेट, एक के बाद एक आ रहे हैं। ठीक है, अब ये अरेंजमेंट हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए। हमने अच्छे से पढ़ लिया कि सॉलिड के अंदर अरेंजमेंट क्या होता है, प्रॉपर होता है, यानी वेल पैटर्न के अंदर होता है। लेकिन ये जो अरेंजमेंट होता है, थ्योरेटिकली अरेंजमेंट कितने केल्विन टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, 0 केल्विन टेम्परेचर पे। हमने जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट पढ़ा था, ये जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है सॉलिड का, ये 0 केल्विन यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसे हम हिंदी में परम शून्य ताप, परम शून्य ताप भी कहते हैं। और 0 केल्विन बहुत कम टेम्परेचर है, यानी -273 डिग्री सेल्सियस है ये। तो जो सॉलिड के अंदर वेल अरेंजमेंट होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है, वो कितने डिग्री पर एग्जिस्ट करता है, 0 केल्विन पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, यानी परम शून्य ताप पर। अब आप बात करोगे कि सर 0 केल्विन पर होता है, हम तो इसको सॉलिड को नॉर्मल टेम्परेचर भी यूज करते हैं, तो वही रीजन है डिफेक्ट का। हम जो यूज कर रहे हैं सॉलिड, वो कितने भी यूज कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर कितना होता है हमारा 298, और मोस्टली रूम टेम्परेचर से ज्यादा पर ही हम यूज करते हैं। तो अप्रोक्सीमेट मुझे ये बताओ, सॉलिड का जो अरेंजमेंट है कांस्टेंट पार्टिकल का, वो 0 केल्विन पर वेल अरेंज है। हम इसको यूज कर रहे हैं कितने पर, 298 पर, यानी अप्रोक्सीमेटली 300 टाइम्स ग्रेटर टेम्परेचर है यहाँ पर। तो जब टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई हो जाएगा तो होगा क्या, इतना टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कांस्टेंट पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा, डिफेक्ट आ जाएगा। यानी कांस्टेंट पार्टिकल्स अपनी मेन पोजीशन, अपनी एक्चुअल पोजीशन को छोड़कर कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं इधर उधर भाग जाएंगे। भाई कॉमन सी बात है, 0 केल्विन पर वेल अरेंजमेंट है, पर हम इसको यूज कर रहे हैं कितने पर, 298 पर। हम रूम टेम्परेचर पर यूज करेंगे ना सॉलिड को, हम 0 केल्विन पर तो कहीं यूज नहीं करने वाले। तो 298 केल्विन पर हम जब यूज करते हैं तो इसके अंदर कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, थोड़े से हट जाते हैं अपनी मीन पोजीशन, अपनी एक्चुअल पोजीशन से हटकर या तो कहीं और चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, या इंटरस्टिशियल अंदर ही कहीं क्रिस्टल लैटिस के अंदर चले जाएंगे। तो इस जो फिनोमिना को हम बोलते हैं, वही आपका क्या होता है, डिफेक्ट्स इन सॉलिड यानी ठोस में अपूर्णता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपूर्णता का मीनिंग क्या है। अब मैंने यहाँ पर 2 रीजन लिख रखे हैं। रीजन क्या है इसके, रीजन है एक तो टेम्परेचर, और दूसरा रीजन कौन सा है आपका, इम्प्योरिटी। टेम्परेचर का रीजन आपको पता चल गया, हम 0 केल्विन पर यूज कर रहे हैं, सॉरी हम 0 केल्विन पर इसको देखेंगे तो ये एकदम वेल अरेंज होगा, पर हम यूज कितने पे कर रहे हैं, 298 पे। तो अप्रोक्सीमेटली हमने यहाँ पर कितना टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, 300 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। तो मेन जो रीजन है सॉलिड के अंदर डिफेक्ट आने का, यानी ठोसों के अंदर दोष या अपूर्णता आने का, वो क्या है हमारे पास में, टेम्परेचर। एक और रीजन होता है, वो होता है इम्प्योरिटी यानी कि अशुद्धता। इम्प्योरिटी का मीनिंग क्या हुआ कि सॉलिड के अंदर कुछ और हम इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं, जिसके अंदर उसके अंदर क्या आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है, यानी कि अपूर्णता आ जाती है। हम डिटेल में बात करेंगे इम्प्योरिटी का क्या मीनिंग है। टेम्परेचर का मैंने आपको बता ही दिया। इम्प्योरिटी का मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि एक सॉलिड लेंगे, उस सॉलिड के अंदर हम दूसरे सॉलिड के क्रिस्टल्स को भी ऐड कर देंगे, जिससे उसके अंदर क्या आ जाती है, इम्प्योरिटीज। यहां तक कोई दिक्कत है। अब आप बोलेंगे सर ये इम्प्योरिटीज है, अपूर्णता है, तो इससे तो कुछ नुकसान होने वाली बात है। लेकिन नहीं, यहाँ पर जो डिफेक्ट है सॉलिड के अंदर, ये हमारे काम के लिए है, या हमारे लिए क्या है,
यूजफुल है, बिल्कुल। जैसे आपने पढ़ा होगा, घर्षण एक आवश्यक बुराई है ना, फ्रिक्शन जो है वो एक नेसेसरी कंडीशन है कि उसके बिना आप मूव नहीं कर सकते, आप चल नहीं सकते। तो घर्षण वैसे तो एक अपोजिट फोर्स होता है, रुकावट वाला बल होता है, लेकिन उसके बिना हमारा काम नहीं चलता। उसी तरीके से यहाँ पर जो ठोस के अंदर अपूर्णता आ रही है या ठोस में जो डिफेक्ट आ रहा है, वो डिफेक्ट हमारे लिए यूजफुल है। कैसे यूजफुल है? जब भी ठोस के अंदर कोई डिफेक्ट आता है, जब भी ठोस में कोई अपूर्णता आती है, तो ठोस या सॉलिड के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? इनहेंस हो जाती है, प्रॉपर्टीज और ज्यादा अच्छी हो जाती है। एग्जाम्पल देखें तो इनकी वजह से, इंप्योरिटीज की वजह से सॉलिड के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है कंडक्टिविटी, यानी चालकता, जिससे हम बोलते हैं ना सॉलिड, यानी तो लोहे का तार ले लो आप, कॉपर का वायर, कॉपर का ले लो, तो उसके अंदर कंडक्टिविटी यानी विद्युत का चालन हो जाता है। तो वो चालन होने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो क्या है? डिफेक्ट है। तो डिफेक्ट क्या करते हैं? सॉलिड को सॉलिड की प्रॉपर्टीज एनहेंस कर देते हैं और सॉलिड को और अच्छा बना देते हैं इन द टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज। यहां तक कोई दिक्कत है? तो मैंने आपको तो सॉलिड के अंदर जो डिफेक्ट है उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दिया कि डिफेक्ट होता क्यों है, डिफेक्ट हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिफेक्ट के बारे में और उसको और क्लियर करेंगे कि डिफेक्ट कितने कितने टाइप्स के हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट जो होते हैं हमारे पास में सामने आपको दिख रहे हैं, मेनली दो टाइप होते हैं। मेनली कितने टाइप होते हैं डिफेक्ट के? दो टाइप होते हैं, पर मैंने यहाँ पर कितने लिख रखे हैं? आपको तीन लिख रखे हैं। देखें जरा क्या है टाइप के नाम। फर्स्ट है आपका पॉइंट डिफेक्ट यानी बिंदु दोष। सेकंड आपका है लाइन डिफेक्ट यानी रेखीय दोष। थर्ड आपका है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक दोष। अब ये थर्ड वाले पे ध्यान देना, ये थर्ड वाला जो है हमारे सिर्फ आरबीएससी के अंदर दे रखा है, सीबीएसई में ये नहीं है। और मेनली हमें पढ़ना सिर्फ और सिर्फ कौन सा है? पॉइंट डिफेक्ट है। लेकिन पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन दोनों के बारे में पूछ लिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट कोई खास डिफेक्ट नहीं है, आरबीएससी सिलेबस में ऐड कर दिया गया, पर इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट को हम सेपरेटली जब हम सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट आपका कवर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर मेनली जिसके बारे में बात करने वाले हैं पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अब सर आप बोलोगे कि पॉइंट डिफेक्ट लाइन डिफेक्ट होते क्या है, ये तो बता दो। तो देखो जरा डिफेक्ट के बारे में समझते हैं। पॉइंट डिफेक्ट क्या है और लाइन डिफेक्ट क्या है, इसके बारे में आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये आपका सॉलिड है। ठीक है, इस सॉलिड के अंदर से पॉइंट यानी बिंदु है ना, इस सॉलिड के अंदर सपोज करो मैं इस ए को गायब कर देता हूं। मैंने इसको क्या कर दिया? गायब कर दिया। तो बताओ यहां पर कुछ वैकेंट स्पेस, कुछ खाली जगह बनेगी? अब वो ए कहीं भी जा सकता है, वो मैटर नहीं कर रहा कि वो बाहर गया या कहीं अंदर ही है, पर अपनी मीन पोजीशन को छोड़कर ए का चला गया, हट गया वहां से। तो बताओ यहां पर वैकेंसी डेवलप हो गई ना, वैकेंसी डेवलप हो गई यानी रिक्ति बन गई। अब रिक्ति बन गई तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? दोष। लेकिन ये दोष कैसा है आपका? बिंदु दोष है। क्यों? क्योंकि एक कांस्टेंट पार्टिकल ही यहां से बाहर निकला। एक बिंदु की तरह हम मान लेंगे कांस्टेंट पार्टिकल, क्योंकि अवयवी कणों की संख्या तो करोड़ों में और बहुत ज्यादा होती है। तो एक अवयवी कण को आप क्या मान सकते हो? बिंदु। तो एक अवयवी कण का अपनी मूल स्थान को छोड़कर, मेन पोजिशन को छोड़कर कहीं चला जाता है, उस तरीके के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत है? अब सपोज करो ऐसा ना हो, इस तरीके से कुछ हो जाए, यहां से ए नहीं गया, मान लो यहां से क्या हुआ, पूरी एक लाइन ही चली गई, ऐसा कुछ हो गया मान लो। तो यहां पर कांस्टेंट पार्टिकल यानी अवयवी कण चले गए, पर पूरी एक लाइन के अंदर गए। इस डिफेक्ट को क्या बोलेंगे हम? लाइन डिफेक्ट यानी कि रेखीय डिफेक्ट। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? तो बिंदु दोष क्या होता है? कोई एक अवयवी कण या कोई दो अवयवी कण बिंदु की फॉर्म में, पॉइंट की फॉर्म में अपने मीन पोजीशन, मूल स्थान को छोड़कर कहीं चले जाएं, तो वो कौन सा डिफेक्ट होगा? पॉइंट डिफेक्ट यानी बिंदु दोष। और अगर पूरी एक सीरीज में, पूरी एक पंक्ति के अंदर, पूरी एक लाइन के अंदर अगर कांस्टेंट पार्टिकल्स निकल जाए, जैसे मैंने यहां पर बताया आपको, तो वो कौन सा होगा? आपका लाइन डिफेक्ट। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अब हम मेनली बात करेंगे किसके बारे में? सिर्फ और सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। नाउ हम बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट के बारे में, बिंदु दोष के बारे में, जो कि हमें मेनली पढ़ना है हमारे सिलेबस में। बिंदु दोष यानी पॉइंट डिफेक्ट ही है। तो मैंने पॉइंट डिफेक्ट का जो क्लासिफिकेशन करा है थोड़ा अलग तरीके से करा है। आप ज्यादातर बुक्स के अंदर ये वाला क्लासिफिकेशन देखोगे, पर मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करा है। हम इसको दो तरीके के सॉलिड्स के लिए बात करेंगे। फर्स्ट जो होगा आपका नॉन आयनिक सॉलिड यानी अनायनिक ठोस के लिए, ऐसे सॉलिड जिसमें कोई आयंस प्रेजेंट ना हो। मतलब आयनिक सॉलिड के अलावा जितने भी सॉलिड है उसके अंदर ये वाला डिफेक्ट आपको मिलेगा। और जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं हमारे पास में, उन आयनिक सॉलिड के अंदर आपके पास कितने तरीके के डिफेक्ट आपको सामने दिख रहे हैं? तीन तरीके के। तो मैंने क्या बताया, पॉइंट डिफेक्ट को हम पढ़ेंगे दो तरीके के सॉलिड्स के लिए। एक हम पढ़ेंगे नॉन आयनिक यानी अनायनिक के लिए, और एक हम पढ़ेंगे आयनिक यानी कि हिंदी में भी उसको हम क्या बोलते हैं? आयनिक के लिए। ठीक है, तो नॉन आयनिक के अंदर जो डिफेक्ट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट आपको दिख रहा है वैकेंसी डिफेक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिक्तिका दोष। और सेकंड आपको दिख रहा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जिसे हम बोलेंगे अंतराकाशी दोष। अब ये क्या होते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट क्या होते हैं, वो सब हम डिटेल में बात करेंगे। पहले हम फ्लो चार्ट में समझ लेते हैं। तो ये तो आपके हो गए क्या? नॉन आयनिक। एक चीज और ध्यान रखना, नॉन आयनिक डिफेक्ट को आप किस में कंसिडर कर सकते हो?
इस वाले में स्टाइकियोमेट्री या स्टोइशियोमेट्री रस समीकरण मिति दोष में आप इसको काउंट कर सकते हो, वो आगे मैं बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। आयनिक सॉलिड के अंदर बात करें तो डिफेक्ट जो होते हैं वो तीन तरीके से हो सकते हैं आयनिक में। पहला आपको दिख रहा है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा आपको दिख रहा है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, हिंदी में बोलेंगे इसको रस समीकरण मितीय दोष, इसको हम बोलेंगे अरस समीकरण मितीय दोष, और लास्ट आपका कौन सा है, इम्प्योरिटी। यहां तक कोई दिक्कत है? मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कितने टाइप्स के होते हैं, फिर उनकी डिटेल हम बात करेंगे। रस समीकरण मिति का मीनिंग क्या होता है या स्टोइशियोमेट्री का मीनिंग क्या होता है वो भी समझेंगे, और नॉन स्टोइशियोमेट्री का मीनिंग क्या होता है वो भी हम समझेंगे। स्टोइशियोमेट्री के अंदर कौन कौन आते हैं, शॉर्टकी एंड फ्रेंकेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर 2-3 साल में ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता रहता है, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट। ठीक, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक या अर्ध समीकरण मिति के अंदर कौन आते हैं, मेटल एक्सेस, धातु आदि के, या मेटल डेफिशिएंट। अब तो मैं यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ कि स्टोइशियोमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है। वैसे जब हम टॉपिक इसके अंदर पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ स्टोइशियोमेट्री क्या होती है, रस समीकरण मिति क्या होती है। आपने फॉर्मूला देखा होगा FeO, क्या है ये, FeO यानी फेरस ऑक्साइड है। अब यहाँ पर फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या चेंज हुआ, यहाँ पर इसके फॉर्मूले में अगर आप देखो तो Fe कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 1, यानी जो इसका रेशियो है वो क्या है 1:1 है। इसका मतलब ये जो सॉलिड है इसकी रस समीकरण मिति क्या है, यहाँ पर इसका नंबर। मेनली रस समीकरण मिति या स्टोइशियोमेट्रिक क्या होती है, उनके मोल्स को रिप्रेजेंट करती है। जो भी आप एलिमेंट ले रहे हो, जो भी आप मॉलिक्यूल ले रहे हो, उसके नंबर ऑफ मोल्स को ही हम क्या बोलते हैं, उसकी स्टोइशियोमेट्रिक यानी रस समीकरण मिति। तो यहाँ पर Fe के कितने मोल है 1 और ऑक्सीजन के कितने मोल है 1, 1:1 का रेशियो है। अगर ये 1:1 का रेशियो फॉलो नहीं हो रहा डिफेक्ट के बाद, डिफेक्ट आ जाए, डिफेक्ट आने के बाद भी 1:1 रह रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कौन सा, स्टोइशियोमेट्रिक यानी रस समीकरण मिति दोष। यानी ऐसे डिफेक्ट जिसके अंदर डिफेक्ट होने के बाद यानी अपूर्णता आने के बाद उसके फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता। आप सिंपल वे में समझ लो, अगर FeO के अंदर ये डिफेक्ट आ रहा है स्टोइशियोमेट्रिक मान लो, है ना, तो FeO का फॉर्मूला रिमेन FeO ही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला, मतलब उसकी स्टोइशियोमेट्रिक जो है वो चेंज नहीं होने वाली। लेकिन नॉन स्टोइशियोमेट्रिक के अंदर क्या होगा, FeO का फॉर्मूला FeO नहीं रहेगा, उसका रेशियो चेंज हो सकता है 1:0.98 हो जाए, वो डिपेंड करता है हम कौन सा डिफेक्ट वहां पर कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टोइशियोमेट्रिक का मीनिंग आपको समझना जरूरी था। स्टोइशियोमेट्रिक का मीनिंग ये है कि अगर NaCl ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, NaCl के अगर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी कितना है 1, अब 1 से आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ 100 कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब यहाँ पर कांस्टेंट पार्टिकल्स जो है वो उनका नंबर क्या रहेगा, रेशियो की फॉर्म में सेम रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। डिफेक्ट आने के बाद भी रेशियो सेम रहेगा, लेकिन डिफेक्ट आने के बाद रेशियो क्या हो जाए चेंज, वो कैसे चेंज होगा उसको हम डिटेल्स में आगे बात करेंगे। तो हम इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे नॉन आयनिक सॉलिड के लिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, ये जो वैकेंसी डिफेक्ट है ये इसका मुंह बोला भाई है, किसका, शॉर्ट की डिफेक्ट का। मतलब वैकेंसी डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट लगभग सेम है, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट लगभग सेम है। ये दोनों आपस में मुंह बोले भाई, ये दोनों आपस में मुंह बोले भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने एक चीज और बता दी, वैकेंसी डिफेक्ट का आप किसके अंदर ले सकते हो, स्टोइशियोमेट्रिक के अंदर। स्टोइशियोमेट्रिक का मीनिंग क्या था कि फॉर्मूला रिमेन सेम रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, जो फॉर्मूला डिफेक्ट से पहले था वही फॉर्मूला डिफेक्ट के बाद रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नॉन आयनिक से। नॉन आयनिक के अंदर फर्स्ट आपका कौन सा था, वैकेंसी डिफेक्ट। तो नॉन आयनिक के अंदर हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं वैकेंसी डिफेक्ट। ये क्या होता है देखते हैं। मान लो ये कोई आपका क्रिस्टल लैटिस है और इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से जमे हुए हैं, ए बी, ये अरेंजमेंट आपका जमा हुआ है सपोज करो, तो वेल अरेंज है पार्टिकल्स, अल्टरनेट ऑर्डर में हमने बना दिया इनको। अब ये जो सॉलिड है ये आपका नॉन आयनिक है, इसके ऊपर कोई आयन नहीं है, कोई कैटायन, कोई एनायन, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं है, इसलिए हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं इसको, नॉन आयनिक के अंदर। जब आयनिक के अंदर पढ़ेंगे तो हम पॉजिटिव नेगेटिव लेके चलेंगे। तो वैकेंसी डिफेक्ट या रिक्तिका, क्या लिख दिया मैंने, हाँ, रिक्तिका दोष क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा, कोई एक कांस्टेंट पार्टिकल या एक से ज्यादा कांस्टेंट पार्टिकल भी हो सकते हैं, कोई एक कांस्टेंट पार्टिकल क्या करे, अपने मीन पोजीशन से हटकर, अपने मूल स्थान को छोड़कर इस लैटिस से कहां चला जाए, बाहर। अब बाहर कहीं भी जा सकता है, बाहर जाने के बाद हमारा कोई काम नहीं है। तो यहां पर एक वैकेंसी, एक रिक्तिका जनरेट हो जाएगी अगर एक अवयवी कण अपने मूल स्थान को छोड़कर लैटिस से, ये पूरा आपका क्या है, क्रिस्टल
लेटिस से बाहर चला जाता है, तो इस तरीके के दोष को हम क्या बोलते हैं? रिक्तिका दोष। क्यों बोल रहे हैं हम रिक्तिका दोष? क्योंकि इसके बाहर जाने पर यहाँ पर क्या बन चुकी है? रिक्तिका बन चुकी है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? तो रिक्तिका दोष में क्या होगा, यानी वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा, कोई कांस्टेंट पार्टिकल क्रिस्टल लेटिस के अंदर से बाहर निकल जाएगा। इस लेटिस से वो बाहर है, अब बाहर जाने के बाद कहाँ है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो हमारे रेंज से बाहर जा चुका है। ठीक, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जो वैकेंसी डिफेक्ट होता है इसके अंदर डेंसिटी कम हो जाती है। अब डेंसिटी कम हो जाती है, इसका मीनिंग क्या है? तो डेंसिटी कम होने का मीनिंग ये है, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। पहले यहां पर कितने पार्टिकल्स थे? 1 2 3 4 5 20 पार्टिकल्स थे, और वॉल्यूम मान लेते हैं हम 1 था। तो 20 बाई क्या करोगे आप? पहले 1 तो 20 था, लेकिन अब कितने पार्टिकल्स हो गए यहाँ पर? 20 के बाद एक पार्टिकल घर चला गया, बाहर चला गया, घर नहीं गया सॉरी, घर से बाहर चला गया, तो कितने रह गए यहाँ पर? 90, और 19 अपॉन 1, तो यहाँ पर डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट पार्टिकल हट गया और कहाँ चला गया? लेटिस से बाहर चला गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। सेकंड देखते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट के बाद हमारा कौन सा था? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मैं इसको वापस सेम कर देता हूं वैसा ही, ए, इसको हटा देता हूं। सेकंड कौन सा था हमारा? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? अंतराकाशीय दोष। इसके अंदर क्या होगा? डिफेक्ट तो यहां भी आने वाला है और पॉइंट डिफेक्ट आने वाला है, मतलब कोई ना कोई एक अवयवीकरण अपनी जगह से हटने वाला है। लेकिन होगा क्या? लास्ट वाले में क्या हुआ था? कोई एक कांस्टेंट पार्टिकल हट गया, मान लो हमने यहां से किसको हटा दिया? ए को हटा दिया, वैकेंसी बन गई, रिक्तिका बन चुकी है। अब पहले जो था वो ए क्या चला गया था? घर से बाहर चला गया था। अब ए को हमने घर से बाहर नहीं भेजना, हमें घर के ही किसी कोने में उसको जगह दे देनी है। तो यहां पर ए यहां से उठ के सपोज करो कहां आ गया? अंतराकाशी स्थानों पर आ गया, यानी इंटरस्टिशियल साइट पर आ गया। इंटरस्टिशियल का मतलब जो अवयवी कणों के बीच में खाली जगह होती है, हमने पढ़ा था वैकेंसी होती है वहां पर खाली जगह होती है। तो जब जो रिक्तिका होती है, जो खाली जगह होती है, वहां पर अगर अवयवी कण अपनी मूल स्थान को, अपनी मेन पोजीशन को छोड़कर घूमते घूमते घर के किसी कोने में जाके छुपके से बैठ जाए, उस तरीके के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल यानी अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी मतलब दो अवयवी कणों के बीच का स्थान। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? अपना कोई एक पार्टिकल अपने घर में ही किसी एक कोने में जाकर छुप गया, यानी किसी न किसी अवयवी कणों के बीच में जगह बनाकर छुप गया, उसी को हम क्या, उस तरीके के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत है? अब सर ऐसा कैसे हो सकता है कि अपनी वैकेंसी या खाली जगह पर जाकर बैठ जाए? तो हमेशा ध्यान रखना, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मेनली आपको दिखाई नहीं देते, नॉन आयनिक सॉलिड में बहुत कम होते हैं, पर अगर होंगे तो उसमें जब होगा ये चीज जब एक कांस्टेंट पार्टिकल का साइज क्या हो? कम हो। भाई कांस्टेंट पार्टिकल, किसी एक कांस्टेंट पार्टिकल का साइज क्या हो? छोटा हो। तो यहाँ पर लेट सपोज ए का साइज क्या है? छोटा है। तो ए का साइज छोटा होगा जब भी अपनी मूल स्थान को यानी मीन पोजीशन को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर अंतराकाशी स्थान इंटरस्टिशियल साइट पर जाकर बैठ जाएगा, और वो कोने वाली जगह जो छोटी सी होगी उसके लिए छोटा साइज होना जरूरी है। तो ए का साइज छोटा होना भी यहाँ पर जरूरी है। ये हमने कौन सा पढ़ा? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब मुझे बताओ क्या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पर डेंसिटी का कोई इफेक्ट होगा? डेंसिटी क्या होती है? एम अपॉन वी। पिछले वाले में क्या हुआ था? बाहर चला गया था घर से, और जब घर से बाहर चला गया तो उसको हमने काउंट नहीं करा। लेकिन ये वाले में घर के अंदर ही है, देखो इसी के अंदर है ना। पहले भी 20 पार्टिकल्स थे, डिफेक्ट आने के बाद भी पार्टिकल्स कितने हैं? अभी भी 20 है। तो यहाँ पर डेंसिटी चेंज नहीं होगी, डेंसिटी क्या रहेगी यहाँ पर? कांस्टेंट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि शॉर्टकट सॉरी वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी रिमेन अनचेंज रहती है, यानी कि वो चेंज नहीं होती। जो पहले थी डिफेक्ट से वही डिफेक्ट के बाद में भी रहेगी। अब अगर आपने वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को समझ लिया, तो नेक्स्ट जो हमारा है आयनिक के लिए, उस आयनिक में जो हम फर्स्ट पढ़ेंगे वो कौन सा है? स्टोइचियोमेट्रिक। उसमें भी ज्यादा दिक्कत हमारे को नहीं आने वाली, उसको चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो हमने नॉन आयनिक यानी अनायनिक के बारे में बात कर ली थी, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल में पढ़ लिया। अच्छा, इंटरस्टिशियल में एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, इंटरस्टिशियल के अंदर जो हमने बोला कि वो लेटिस के बाहर नहीं जाते हैं, तो वो अपने ही इंटरस्टिशियल साइट से आ जाते हैं। तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे लेटिस से अंदर आ जाए और इस वाले लेटिस से उस वाले लेटिस में चले जाए। वो बहुत रेयर केस में होता है, पर वो भी आपको ध्यान रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उस तरीके के क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं। क्या बताया मैंने कि लेटिस के अंदर इंटरस्टिशियल साइट पर
अंदर से ही कोई कण इधर उधर जा सकता है, वो तो हमने बता दिया, लेकिन साथ में पास वाले लैटिस से भी कोई एक कण आ सकता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट यानी कि रस समीकरण मितीय दोष। अब स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है पहले ये समझना है हमारे को। ऐसा डिफेक्ट जिसके होने के बाद में उसका रेशियो, जो मॉलिक्यूल का रेशियो है, जैसे अगर NaCl है तो NaCl अभी भी कितना है 1:1 है, लेकिन जब डिफेक्ट आ जाएगा, डिफेक्ट आने का मतलब अभी भी कण कांस्टेंट पार्टिकल अपनी जगह से हटकर कहीं और चले जाएंगे, वो कहीं भी जा सकते हैं, पर हट के जाने के बाद भी उनका जो रेशियो है वो रिमेन क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी NaCl का फॉर्मूला NaCl ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला। किस वाले डिफेक्ट के अंदर, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर। और वैकेंसी और इंटरस्टिशियल भी किस में आते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक के अंदर ही आते हैं, पर वो किसके लिए थे, अनायनिक यानी नॉन आयनिक के लिए। तो इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा ये चीज समझ लेना पहले कि स्टोइशियोमेट्रिक किसके अंदर आता है, आपका आयनिक के अंदर। और जब भी आप आयनिक डिफेक्ट की बात करोगे, जब भी आप डिफेक्ट बनाने की कोशिश करोगे, हमेशा एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस वाले डिफेक्ट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। मतलब जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव। डिफेक्ट से पहले भी पॉजिटिव नेगेटिव सेम होंगे, डिफेक्ट के बाद भी पॉजिटिव नेगेटिव सेम रहेंगे। ये की पॉइंट आपको ध्यान रखना है, तभी जाकर आप डिफेक्ट को इजीली समझ पाएंगे। कैसे, सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर कौन सा था फर्स्ट आपका था शॉर्ट की डिफेक्ट। हिंदी में भी इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट की बोलते हैं, शॉर्ट की। ठीक है, और मैंने आपको बताया था शॉर्ट की डिफेक्ट किसका मुंह बोला भाई, दूर का भाई किसका है, वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब अंदर से कोई कांस्टेंट पार्टिकल कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। कैसे, सपोज करो आपके पास में कोई एक क्रिस्टल लैटिस दे रखा है आपको m+x-m+x-, ठीक है। m यहां पर कौन है, पॉजिटिव, m मतलब मेटल ले लो आप, या कोई भी पॉजिटिवली चार्ज आयन ले लो। x यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज आयन है। क्यों हम m+ और x- ले रहे हैं, क्योंकि हमने बात किसके लिए करी है, आयनिक के लिए करी है। तो m+x-m+x-, आयनिक सॉलिड है तो पॉजिटिव नेगेटिव चलेंगे साथ में। तो ये आपका एक क्रिस्टल लैटिस मैंने बना दिया। अब शॉर्ट की डिफेक्ट किसकी तरह है, वैकेंसी की तरह। तो मैंने क्या बताया था, वैकेंसी में कोई एक कांस्टेंट पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन को छोड़कर कहां चला जाएगा, लैटिस से बाहर चला जाएगा। ये आपका सपोज करो लैटिस है, जालक है, इससे कहां चला गया, बाहर चला गया। इस तरीके के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, वहां पर क्या बोलते थे, वैकेंसी डिफेक्ट यानी रिक्ति का दोष। यहां पर हम क्या बोलेंगे उसको, शॉर्ट की डिफेक्ट। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, पर एक चीज आपको ध्यान रखनी, जो मैंने अभी आपको की पॉइंट बताया था वो क्या था, नेगेटिव और पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। विद्युत उदासीनता बनाए रखनी है आपको आयनिक के अंदर। तो बताओ यहां से एक पॉजिटिव कम हो गया, ठीक है, चला गया पॉजिटिव। लेकिन अगर देखो आप तो पॉजिटिव कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3, यहाँ पर पहले था 3 4 5 6 7 8, कितने पॉजिटिव थे पहले, 8, और नेगेटिव भी कितने थे, 8। तो कितना हो गया टोटल चार्ज, 0। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पहले मेंटेन थी, पर अब हमने क्या करा, एक पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो एक पॉजिटिव क्या हो गया यहाँ पर कम, और नेगेटिव अभी भी कितने, -8। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, -1। मैंने आपको पहले ही बोल दिया इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है आपको। तो इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को यानी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए जब हमने एक पॉजिटिव को बाहर निकाला, तो साथ ही साथ एक नेगेटिव भी क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज है शॉर्ट की के अंदर, ध्यान देना। हमने पॉजिटिव को क्या कर दिया, बाहर, हमने नहीं करा, वो ऑटोमेटिकली बाहर चले जाते हैं। तो जब पॉजिटिव बाहर गया, क्योंकि स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट है, कौन सा डिफेक्ट है, स्टाइशियोमेट्रिक और आयनिक डिफेक्ट। और आयनिक डिफेक्ट के अंदर मैंने आपको की पॉइंट बताया कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यानी जितने पॉजिटिव है उतने ही क्या होने चाहिए, नेगेटिव। ये कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना आपको। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव जब बाहर गया तो उसको बैलेंस करने के लिए पास में से एक नेगेटिव भी क्या चला गया, उसके साथ बाहर चला गया। तो m पॉजिटिव और x नेगेटिव यहाँ पर लैटिस से कहाँ चले गए, बाहर चले गए। अब जब नेगेटिव भी चला गया तो यहाँ भी 7 है, तो कितना हो जाएगा, 0। क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है, हाँ मेंटेन है। इंपॉर्टेंट चीज, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव गए बाहर, ये क्या पेयर की फॉर्म में गए, युग्म की तरह गए। इस पेयर को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट की पेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट की युग्म। सीधा क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट की युग्म से आप क्या समझते हैं, यानी शॉर्ट की पेयर से आप क्या समझते हैं। तो क्या होगा, शॉर्ट की डिफेक्ट के अंदर जब एक पॉजिटिव बाहर निकलता है तो उसके साथ साथ एक नेगेटिव भी बाहर निकलता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव जब लैटिस से बाहर चले जाते हैं तो इस पॉजिटिव नेगेटिव को आप क्या बोलते हो, शॉर्ट की पेयर बोलते हो या शॉर्ट की युग्म बोलते हो। वो सब आपको डिटेल्स नोट्स के अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ मैंने क्या बताया आपको, वैकेंसी डिफेक्ट की तरह था, पॉजिटिव बाहर चला गया तो साथ में एक नेगेटिव भी बाहर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या करनी है, मेंटेन करनी है, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला, शॉर्ट की पेयर। अब इसमें की पॉइंट्स आपको और ध्यान रखने हैं, शॉर्ट की वाले के अंदर क्या क्या होगा। शॉर्ट की डिफेक्ट वो आयनिक सॉलिड शो करेंगे जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, हाई होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उपसह संयोजन संख्या, एक एटम नियर बाय कितने एटम को
कनेक्ट कर रहा हमने पढ़ा था, एससीसी में कितनी होती है 6, बीसीसी में 8 होती है और एफसीसी में कितनी होती है 12 होती है। तो वो वाले सॉलिड इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, हाई हो, वो कौन सा डिफेक्ट शो करते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट शो करते हैं। एक और चीज ध्यान देना, यहां पर पार्टिकल्स का साइज, पार्टिकल का साइज क्या होना चाहिए, सेम। मतलब ये वो आयनिक सॉलिड डिफेक्ट शो करेंगे जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, सेम होगा। यानी पॉजिटिव छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ये वाला डिफेक्ट आएगा। कौन सा, शॉर्टकी डिफेक्ट। कई बार शॉर्टकी और फ्रैंकल में डिफरेंस भी पूछ ले जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये पॉइंट्स बता रहा हूँ। एक और चीज देखें यहाँ पर, शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर बताओ डेंसिटी पर क्या इफेक्ट होगा। कांस्टेंट पार्टिकल्स बाहर चले गए तो डेंसिटी कॉमन सी बात है क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो यहां पर डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल की बात करें, NaCl, KCl, AgBr। AgBr पे स्टार लगाएंगे, क्यों स्टार लगवा रहा हूं, AgBr एक ऐसा सॉलिड है जो शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है। बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है एक बार, ठीक है। तो NaCl, KCl, AgBr ये सारे सॉलिड आपके कौन से डिफेक्ट शो करते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट। आई होप शॉर्टकी डिफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा, शॉर्टकी पेयर क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया था कि डिफेक्ट्स आने के बाद में क्या होता है, सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, इनहेंस हो जाती है, यानी सॉलिड की प्रॉपर्टीज अच्छी हो जाती है। जैसे कि कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कैसे कंडक्टिविटी बढ़ती है, इस एग्जांपल से देखते हैं। हमने यहाँ पर अभी वेकेंट स्पेस बना दिया, शॉर्टकी पेयर बाहर चला चुका है, जा चुका है, M+ और X माइनस ये बाहर चला गया, यहाँ पर क्या बन गई, खाली जगह, रिक्त स्थान। अब जब अगर इसको आप टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हो तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो ये आयंस क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे। जब यहाँ पर पहले डिफेक्ट नहीं था तो यहाँ पर M पॉजिटिव था, यहाँ क्या था, X नेगेटिव, लेकिन अब क्या आ गया, यहाँ पर डिफेक्ट आ गया। तो मुझे बताओ इस X को यहाँ से यहाँ जाने में थोड़ी सी सरलता, यानी इजी हो गया थोड़ा सा इसका जाना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले से क्या था, स्पेस था। देखो जरा, यहाँ खाली जगह थी तो ये आसानी से यहाँ पर कूद जाएगा, और जब ये आसानी से यहाँ चला जाएगा तो बताओ यहाँ पर चार्ज मूव हो गया क्या, भाई ये नेगेटिव चार्ज है तो ये चार्ज ही तो है, और चार्ज का जब मूवमेंट हो जाता है तो करंट फ्लो हो जाता है। तो यहाँ पर वैकेंसी की वजह से क्या हुआ, इनका मूवमेंट क्या हो गया, फास्ट हो गया। जब ये X माइनस इधर मूव कर देगा तो वापस यहाँ पर क्या बन गई, खाली जगह, इसके पास वाला जो चार्ज होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। ये प्रोसेस लगातार चलता जाएगा। तो डिफेक्ट की वजह से कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मैंने आपको पहले बताया था, और क्यों इंक्रीज होती है इसका मैंने यहाँ पर रीजन आपको बता दिया, क्योंकि वैकेंसीज बन जाती है तो वहां पर जगह खाली होगी, मूवमेंट क्या होगा, थोड़ा और फास्ट हो जाएगा। और जब आयंस फटाफट मूव करेंगे तो कंडक्टिविटी यानी चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट वाला, जो हमारा कौन सा था, फ्रैंकल डिफेक्ट। कौन सा था नेक्स्ट हमारा, फ्रैंकल डिफेक्ट। देखते हैं सेकंड, फ्रैंकल डिफेक्ट। हिंदी में भी इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकल दोष। मैंने बताया था आपको फ्रैंकल डिफेक्ट किसका मुंह बोला भाई, ये अंतराकाशी यानी इंटरस्टिशियल का। वहां पर क्या था, इंटरस्टिशियल में अवयवी कण यानी कांस्टेंट पार्टिकल अपनी मूल स्थान को छोड़कर यानी मीन पोजीशन को छोड़कर कहां चला जाता है, लैटिस के अंदर, जालक के अंदर ही कोई कोने में जाकर छुप जाता है, किसी खाली जगह पर जाकर छुप जाता है। सेम चीज हम यहाँ पर करेंगे। तो पहले यहाँ ध्यान देना है आपको कि ये डिफेक्ट किसके अंदर मिलेगा आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका क्या होगा, लो होगा। जैसा मैंने पहले बताया था आपको, किसके अंदर, शॉर्टकी के अंदर क्या था, जहां पर वो सॉलिड शॉर्टकी डिफेक्ट शो करते हैं जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हाई होता है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। शॉर्टकी के अंदर हमने बोला था कैटायन और एनायन यानी पॉजिटिव नेगेटिव का जो साइज है अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए, पर यहाँ पर पॉजिटिव जो है वो छोटा यानी छुटका होना चाहिए, और नेगेटिव जो है वो बड़का होना चाहिए। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के साइज में थोड़ा सा क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। अभी डिफरेंस क्यों होना चाहिए, पहले डिफेक्ट चेक करते हैं। होगा क्या, यहाँ पर ये पॉजिटिव यहाँ से हटेगा, ठीक, और अंतराकाशी स्थान पर यानी इंटरस्टिशियल साइड पर चला जाएगा। अब ये तभी जा पाएगा ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइज इसका क्या हो, छोटा हो। तो ये वो सॉलिड शो करेंगे जिसके अंदर पॉजिटिव का साइज क्या होगा, छोटा, और पॉजिटिव आपको पता है वैसे भी छोटे होते हैं, पर बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, छोटा विद कंपेरिजन टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव छोटा होना चाहिए और नेगेटिव क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तभी ये डिफेक्ट में क्या होगा, पॉजिटिव अपनी मीन पोजीशन को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड्स पर जाकर जमा हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, क्या ये लैटिस से बाहर गया क्या, जैसे अंतराकाशी के अंदर डेंसिटी रिमेन अनचेंज थी, डेंसिटी चेंज नहीं हुई थी, ना बढ़ी थी ना कम हुई थी, वैसे ही यहाँ पर भी डेंसिटी क्या होगी आपकी, कांस्टेंट, यानी कि सेम डेंसिटी घनत्व। क्यों होगा ऐसा, अवयवी कण कितने, पहले भी डिफेक्ट से पहले भी कितने थे, 20, अभी सॉरी 20 नहीं है, अब तो शायद कम हो गए, 16 ही रह गए। तो पहले भी कितने थे, 16, और अभी भी कितने हैं, 16, 16 ही हैं।
क्यों? क्योंकि लैटिस से बाहर कोई कांस्टेंट पार्टिकल नहीं गया। तो ये की पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, नोट्स में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो मैं जब की पॉइंट बता रहा हूँ आपको, शॉर्टकी और फ्रैंकल में डिफरेंस कई बार पूछा है बोर्ड के अंदर, तो इसलिए मैं ये सब बातें बता रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर कम होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव साइज क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए साइज में, और जो डी है यानी घनत्व है, डेंसिटी है, वो क्या होगी, अनचेंज यानी कि सेम रहेगी, या हम बोल सकते हैं क्या रहेगी, कांस्टेंट। पहले भी वैसी थी, अभी भी वैसी है। तो ये कौन सा डिफेक्ट है हमारा, फ्रैंकल डिफेक्ट। एग्जांपल की बात करें, ZNS, एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा हमारे पास में, ZNS, AgCl, AgBr। मैंने आपको बताया था AgBr देखो स्पेशल है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। AgBr शॉर्ट के डिफेक्ट भी शो करता है और AgBr फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है, ये आपको ध्यान रखना है। बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि AgBr शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट शो करता है, क्यों? CBSE में भी पूछा है, RBSE में भी पूछा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, AgBr शॉर्ट के में भी आता है और फ्रैंकल में, तो आंसर क्या है मैंने आपको बताया था। अगर आप AgBr को ढंग से देखो, मैं दो तरीके से AgBr बना रहा हूं, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर भी पॉजिटिव। तो Ag और Br का वैसे साइज अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, सेम। Ag प्लस और Br माइनस साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, तो कौन सा डिफेक्ट आना चाहिए, शॉर्ट की, ठीक है। लेकिन कुछ क्रिस्टल्स के अंदर क्या होता है, Ag जो है वो +2 स्टेट में भी आ जाता है। सारे Ag मॉलिक्यूल, सारे सिल्वर मॉलिक्यूल +2 में नहीं आते, कुछ +2 के अंदर भी आ जाते हैं। उस सर्टेन कंडीशन, उस ऐसी कंडीशन के अंदर Ag+2 जब वहां प्रेजेंट होगा तो कौन सा डिफेक्ट आएगा हमारे पास में, फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या आंसर बताया मैंने आपको, AgBr Ag+ फॉर्म में होगा तो कौन सा आएगा, शॉर्ट की। लेकिन AgBr क्रिस्टल के अंदर अगर Ag+2 भी आ जाए, हो जाता है कई बार टेम्परेचर हाई होने पर, कई बार आयंस जो है वो Ag+2 भी प्रेजेंट होते हैं AgBr के अंदर। तो Ag+2 वाली कंडीशन में कौन सा डिफेक्ट आ जाएगा हमारे पास में, फ्रैंकल। और आपको पता होना चाहिए सिल्वर प्लस तो शो करता ही है, सिल्वर +2 भी शो करता है। ये हम और डिटेल में पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, जो हमारा 8th चैप्टर है, वहां एकदम क्लियर हो जाएगा। Ag+ भी होता है और Ag+2 भी होता है। मोस्ट ऑफ कंडीशन में Ag+ होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में Ag+2 भी बन जाता है, ठीक है। तो Ag+2 अगर होगा तो कौन सा डिफेक्ट आएगा हमारे पास में, फ्रैंकल डिफेक्ट यानी फ्रैंकल दोष। तो ये हमारा पूरा स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, फ्रैंकल और शॉर्ट के डिफेक्ट आने के बाद फॉर्मूला चेंज नहीं होता, जो फॉर्मूला रहेगा वही पहले होगा और वही बाद में होगा। लेकिन जो सेकंड हम पढ़ने वाले, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वो कौन सा है आपका, नॉन स्टाइशियोमेट्रिक यानी कि असमीकरण मितीय दोष। उसके अंदर क्या होगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। और फॉर्मूला चेंज होने के बाद में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं आईआईटी के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट वाला, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके या मुझे व्हाट्सएप करके बता दें। और वीडियोस देखते रहें लगातार, यूज करें समय को अच्छे से। लाइक कमेंट नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, पर वीडियोस को लगातार देखते रहें। आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू।